गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, सहायक प्राचार्य, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज आप लोगों के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के सिलेबस के अनुसार प्लेटो टॉपिक पर व्याख्यान देने जा रही हूँ। इसके साथ ही कोरोना वायरस, जिसके कारण हम सभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं, अतः इससे शीघ्र निपटने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अब अपने टॉपिक प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत पर आते हैं। यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात के शिष्य प्लेटो का स्थान अभूतपूर्व है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की कल्पना की है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने दो साधनों का प्रयोग किया है: शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत। यद्यपि प्लेटो ने न्याय की प्राप्ति के लिए मुख्यतः शिक्षा पर बल दिया, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वह साम्यवाद को भी आवश्यक मानता है, जिसके अंतर्गत रहकर संरक्षक वर्ग परिवार तथा व्यक्तिगत संपत्ति को त्याग कर साम्यवादी व्यवस्था को स्वीकार करता है। यदि न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक सकारात्मक और आध्यात्मिक साधन है, तो साम्यवादी व्यवस्था उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नकारात्मक और भौतिक साधन। प्लेटो का साम्यवाद प्रारंभ से ही आलोचकों के आकर्षण और आलोचना का केंद्र रहा है और वर्तमान समय में प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच की समानता पर काफी बल दिया गया है। यही वजह है कि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत बहुत महत्व प्राप्त कर गया है। प्लेटो के इस साम्यवादी सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का सार है कि शासकों को और सैनिकों को किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। वे राज्य द्वारा व्यवस्थित सैन्य गृहों में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे। प्लेटो का ऐसा मानना है कि संपत्ति अर्जन का शासकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसने ऐसे बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए ही संरक्षक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित किया है। उत्पादक वर्ग उनकी आवश्यकता की समस्त वस्तुओं की पूर्ति करेंगे, जिनका उपभोग वे सार्वजनिक रूप से करेंगे। प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला, नैतिक तर्क। प्लेटो नैतिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व मात्र स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है। मनुष्य अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और इसी रूप में मनुष्य का जीवन न्यायसंगत हो सकता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दो वर्गों, शासक और सैनिक वर्ग के द्वारा विवेकपूर्ण और स्वार्थ रहित होकर अपने कार्य के निष्ठापूर्वक संपादन के लिए साम्यवाद की व्यवस्था को आवश्यक मानते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक तर्क। प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद के लिए मनोवैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार शासक और सैनिक वर्ग के द्वारा अपने कार्य के निष्ठापूर्वक संपादन के लिए यह जरूरी है कि वे जीवन के आर्थिक पहलू पर ध्यान न दें और साम्यवादी व्यवस्था को स्वीकार करके ही संरक्षक वर्ग जीवन के आर्थिक पहलू की चिंता से मुक्त हो सकते हैं तथा विवेक और साहस के गुणों से प्रेरित होकर कार्य कर सकते हैं। व्यवहारिक और राजनीतिक तर्क।
प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद के लिए व्यवहारिक और राजनीतिक आधार भी प्रस्तुत करता है। वह अपनी साम्यवादी व्यवस्था को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि उसके अनुसार आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का एक साथ मिलना राजनीतिक सुख और कार्य कुशलता के लिए घातक है। प्लेटो ने इसे व्यवहारिक अनुभव से भी सिद्ध माना है। अतः प्लेटो अपनी साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। दार्शनिक आधार। प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद के लिए दार्शनिक आधार भी प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि जो लोग शासन संचालन जैसे कुछ विशिष्ट कार्यों का संपादन करते हैं उन्हें कुछ अनोखे नियमों का भी पालन करना चाहिए। यही कारण है कि प्लेटो ने अपने शासकों को सांसारिक सुखों की माया से विमुख होकर एक तपस्वी के समान संयमित जीवन जीने पर बल दिया है और उनके बाह्य जीवन को साम्यवादी योजना द्वारा व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। दूसरा, स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो की साम्यवादी योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू स्त्रियों का साम्यवाद है। उसकी इस योजना के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग के स्त्री और पुरुष के बीच अस्थायी रूप से विवाह संबंध नहीं होंगे। न कोई किसी का पति होगा, न कोई किसी की पत्नी। यद्यपि प्लेटो राज्य के अस्तित्व के लिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए पति पत्नी जैसे संबंधों को निश्चित रूप से स्वीकार करता है, लेकिन राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए वह इसे संयमित रखने पर बल देता है। इसके लिए प्लेटो विशेष शुभ अवसरों पर विशेष आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष के बीच पति पत्नी जैसे संबंधों की स्थापना की इजाजत देता है और इनके द्वारा उत्पन्न संतानों का लालन पालन राज्य द्वारा व्यवस्थित शिशुपालन गृहों में होगा। स्त्रियां बच्चों को दूध पिलाने जाएंगी। बच्चे न तो अपने माँ बाप को पहचानेंगे और न माँ बाप अपने बच्चों को। चूंकि इन बच्चों का लालन पालन राज्य के निर्देशन में होगा, इसलिए इन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा कि ये संपूर्ण राज्य को अपना परिवार समझकर भविष्य में एक सच्चे सेवक की भांति इसकी सेवा कर सके। प्लेटो का मानना है कि पारिवारिक जीवन के चलते स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय है। उन्हें घर की चारदीवारी में रखने से उनका विकास रुक जाता है। साथ ही राज्य भी अपने आधे सदस्यों की सेवा से वंचित हो जाता है। प्लेटो के इस साम्यवादी सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी की गई है। आलोचकों में प्रमुख नाम उसके प्रिय शिष्य अरस्तु का ही आता है। पहला, प्लेटो के इस सिद्धांत को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसका संबंध केवल संरक्षक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग से है, उत्पादक वर्ग से नहीं। दूसरा, प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतिपादन करते हुए दासों के संबंध में कुछ नहीं कहता है, जबकि उस समय सर्वत्र दास प्रथा व्याप्त थी। तीसरा, प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा समाज को दो वर्गों में बांट दिया है। इससे समाज में फूट को बढ़ावा मिलता है। चौथा, यह आश्चर्यजनक है कि प्लेटो परिवार जैसी संस्था को राज्य के विकास में बाधक मानता है, जबकि अरस्तु का मानना है कि परिवार में रहकर ही मनुष्य आपसी सहयोग, प्रेम, एकता जैसे नागरिक गुणों को सीखता है। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों के उल्लेख में मनुष्य के अभाव प्रकृति की पूर्णतः उपेक्षा की है। यह भी आश्चर्य की बात है कि प्लेटो घृणा, द्वेष, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों का अंत साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा करने की बात करता है,
जबकि शिक्षा जैसी नैतिक औषधि से इसका अंत किया जा सकता है। प्लेटो के इस सिद्धांत में निहित आलोचनाओं के बावजूद इसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक कमियों को देखते हुए भी इसकी उपादेयता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लेटो ही ऐसा पहला विचारक था जिसने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एक साथ मिलने से उत्पन्न होने वाले खतरे की ओर सचेत किया। उसने यह महसूस किया कि मनुष्य के चरित्र निर्माण पर सामाजिक परिस्थितियों का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए चरित्र निर्माण के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ नवीन सामाजिक व्यवस्था को अपनाने पर भी बल दिया। प्लेटो ने अपनी इस साम्यवादी व्यवस्था में शासन और सेना में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी समान अधिकार देकर नारी मुक्ति आंदोलन के मार्ग का सूत्रपात किया। धन्यवाद।